किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर एक का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। ठीक, इसमें हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। अब हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो ऋणात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? अवतल दर्पण की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन जो 2 है वो सही हो जाएगा, अवतल दर्पण, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद कम झुकता है? तो हम इसका ट्रिक होता है बैनी आप पिनाला। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? लाल। लाल रंग का ज़्यादा गति होता है इसलिए कम झुकता है, तो आंसर लाल हो जाएगा। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण होता है? ठीक, प्रकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण होता है? प्रकाश में वायुमंडल होता है, तो वायुमंडल में क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है। लेकिन जो प्रकाश का रंग नीला होता है तो नीला रंग का क्या करता है? ज़्यादा प्रकीर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा हो सकता है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, बराबर और छोटा किसमें बनता है? अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, बड़ा भी वस्तु से, छोटा भी और बराबर भी। तो इसका आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन, अवतल दर्पण द्वारा। 5वां नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है? 2, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक, अब हम क्या करते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? हम जानते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण होता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा है जो वो हाल ही फिलहाल में ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। बाकी कोयला भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, प्राकृतिक गैस भी बहुत कम मात्रा में, तो इसका सौर ऊर्जा है कि बहुत अच्छी तरह से उपयोग जल्दी करते हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। अब हम 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या करा, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस जो है वो सारी किरणों को क्या करता है? फैला देता है। जो समांतर आता है वह अपवर्तन के बाद जब गुजरता है तो वो फैला देता है। इसी कारण से ये किरणों को फैलाता है, जिसके कारण से इसे क्या कर अपसारी लेंस कहा जाता है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। ठीक, 6ठा नंबर क्वेश्चन का आंसर अपसारी लेंस क्या होगा? और आंसर हो जाएगा वो दूसरा अवतल लेंस। अब 7वां नंबर क्वेश्चन पर किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस जो है वो जो किरणें उस पर आपतित होती है अब उत्तल लेंस पर, उस सारे को क्या कर देती है? एक बिंदु, फोकस बिंदु पर उसको क्या करती है? अभिसरित कर देती है। मतलब एक जगह जमा कर देती है, सारे किरणों को मोड़ करके एक जगह पर जमा कर देती है, जिसके कारण से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक, अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
कि निम्न में से कौन सा भाग नेत्र का रंगीन होता है। तो नेत्र का भाग रंगीन कौन होता है? आइरिस जो है वो नेत्र भाग है जो कि रंगीन होता है, बाकी रंगीन नहीं होता। तो इस 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आइरिस, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आइरिस सही हो जाएगा, नेत्र भाग का रंगीन होता है। अब हम 9वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है? उत्तल लेंस, क्योंकि हमारे आँख में उत्तल लेंस होता है, वो इसलिए यूज किया जाता है कि अगर जो नज़दीक में कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर लिखा हुआ रहता है तो आसानी से दिखाई पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, उत्तल लेंस। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, जिसके कारण से जो नाई होता है, नौवा होता है, उसको के बाल बनाने में आसान नहीं होगा, चेहरा बड़ा दिखेगा। तो हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 10वां का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आंसर हो जाएगा। अब हम 11वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है ना। तो 11 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब कभी बनता ही नहीं है। जितना समतल दर्पण में वस्तु का आकार रहता है उतना प्रतिबिंब का भी आकार होता है, और उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी सामने रहता है मिरर के। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 11वां का काल्पनिक। ठीक, अब हम 12वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील क्या होता है। विद्युत धारा प्रवाहित किस कारण से होती है? तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन ही है जो उस विद्युत चालक से गति करता है, जिसके कारण से उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक, और धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है। ठीक, तो ये 12वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर ऑप्शन में क्या है? इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन कौन था? इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा 12वां का। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वाट का मात्रक है, मतलब मात्रक वाट के बराबर है। तो जूल प्रति सेकेंड भी होता है आंसर, तो पहला नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, 13वां का पहला नंबर आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहा जाता है ना। 746 वाट बराबर एक अश्वशक्ति होती है। एक अश्वशक्ति मतलब 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ठीक, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर पहला हो जाएगा। पहला में क्या लिखा हुआ है? जूल प्रति सेकेंड, तो यही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड। ठीक, अब हम 12वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। मतलब किस गैस के कारण तो जो वायुमंडल का जो टेम्परेचर है, तापमान है, बढ़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तापमान हमेशा क्या होता है? उच्च रहता है वायुमंडल का, और यही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा नंबर ऑप्शन। ठीक, अब 16वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, है ना, CaOH होल ट्वाइस ये होता है। ठीक, बाकी जो सारा जो दिया हुआ है ऑप्शन वो सब गलत है। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है CaCl2 ये होता है। ठीक, और कैल्शियम ऑक्साइड का होता है रासायनिक सूत्र CaO। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर ऑप्शन सही है, रासायनिक सूत्र जो है वो सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 16वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है C6H12O6 ये जो होता है ग्लूकोज का सूत्र होता है। और चीनी के सूत्र में क्या होता है C12H22O11। ठीक, तो यहाँ पर तो पहला नंबर ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H12 और O6। बाकी जो आंसर दिया हुआ है वो गलत है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 17वां नंबर का ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन C6H12O6। अब हम 18वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन अधातु होते हुए भी धातु की तरह चमकीला होता है। तो आयोडीन जो है, आयोडीन अधातु है लेकिन ये धातु की तरह चमकता है, चमकीला होता है। ठीक, कार्बन नहीं होगा आंसर, ब्रोमीन भी नहीं होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि आयोडीन जो है अधातु होते हुए भी क्या होता है कि चमकीला होता है। ठीक, तो 18वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आयोडीन, 3 नंबर ऑप्शन आयोडीन। ठीक है, आयोडीन का क्या होता है, चमकीला होता है। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाना होता है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाहट दिखाई देती है। इसी परिघटना के कारण जो तारे हैं आकाश में वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। अब हम 20वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी चालक धातु का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध R बराबर फार्मूला होता है ρL/A। रो पदार्थ की प्रकृति को बताता है और L चालक की लंबाई और A से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया A होता है, L से लेंथ होता है। तो तीनों पर डिपेंड करता है, चालक की लंबाई पर भी डिपेंड करता है, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ये तो तीनों जो ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3 में, वो तीनों के तीनों पर निर्भर करता है। फार्मूला से भी पता चलता है प्रतिरोध के। ठीक, तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तीनों तीनों सही है, तो चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि तीनों तीनों सही है। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है, सिंपल है, वाट है। इसे दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड भी सही है और वाट भी सही है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाट। ठीक, 1 नंबर ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है।
तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है और विद्युत विभव मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए पहला क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन अमीटर। इसका आंसर हो जाएगा अमीटर। अमीटर को विद्युत धारा विद्युत परिपथ में क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का ए नंबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जब ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है ना, जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैव ऊर्जा स्रोत का आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा है जो है वो जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। बाकी जो लकड़ी है वो जैव ऊर्जा का उदाहरण है, गोबर गैस है वो भी जैव ऊर्जा का ही उदाहरण है। और कोयला जो है, क्योंकि ये सब क्या पेड़ पौधे से ही बनता है, गोबर गैस भी घास उससे बनता है, तो पेड़ पौधा ही है। तो जो पेड़ पौधा से बनता है वो जैव ऊर्जा का उदाहरण हो गया। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा हो गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कारण। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जैव ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 नंबर। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है सबसे कठोरतम तत्व क्या है। तो सबसे कठोरतम तत्व तो हीरा है। हीरा जो है प्रकृति में सबसे कठोरतम है, इससे कठोर और कुछ भी नहीं है। कार्बन भी मुलायम है, ग्रेफाइट भी मुलायम है, कोयला भी मुलायम है। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 2 ऑप्शन हीरा। सबसे कठोरतम तत्व क्या है, हीरा। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 हीरा। ठीक, अब हम 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। ठीक, 5.6 से पीएच मान कम होगा तो वही अम्लीय वर्षा कहलाएगा, अन्यथा अगर जो ज़्यादा होगा तो वो अम्लीय वर्षा नहीं कहलाएगा। तो बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है दूसरा, तीसरा, चौथा में वो गलत है। आंसर क्या हो जाएगा पहला, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है, वर्षा। उस वर्षा को कहते हैं अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा पहला, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो यही आंसर हो जाएगा, 26 का पहला आंसर हो जाएगा। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि उपयोग किया जाता है। तो अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, एंटासिड का उपयोग किया जाता है। एंटासिड जो है एसिड को मारने वाला, मतलब कि क्षार है। अगर जो अम्लीय हो जाता है पेट में क्या होता है, अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, खाना वाना खाते हैं तो इसके कारण से। तो उस अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षार की जरूरत पड़ेगा, और एंटासिड जो होता है क्षार होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंटासिड। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, एंटासिड, तीसरा एंटासिड। अब हम 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल को क्या कहते हैं, मिथेनोइक एसिड। तो अगर जो मिथेनोइक एसिड लिखा रहेगा तो वो भी सही होगा इंग्लिश में, क्योंकि IUPAC नाम होता है वो उसका, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इस तरह से। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। चींटी के डंक जो मारता है, काटता है, तो उसमें एक अम्ल होता है वो छोड़ता है, जिसके कारण से जलन पैदा होती है ना। और जो महसूस होता है, जलन पैदा होता है, दर्द भी होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए, फॉर्मिक एसिड। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला नंबर, फॉर्मिक एसिड। ठीक,
क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, टमाटर में तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है ना। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इमली। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इमली आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अब हम 29 अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। तो पारा, पारा का दूसरा नाम क्या होता है, मरकरी, और इसका संकेत सूत्र क्या होता है, Hg। पारा जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा धातु है और वह कमरे के तापमान पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, पारा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पारा, चौथा नंबर। जो ये पारा धातु जो है कमरे के तापमान पर क्या होता है, द्रव अवस्था होता है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब हम 31 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट इसलिए होता है क्योंकि इसके रासायनिक बंधन में एक इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है, वो इलेक्ट्रॉन बचा रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन बचा रहता है तो वही क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, जिसके कारण से सुचालक होता है विद्युत का, वो धारा प्रवाहित कर सकता है। बाकी में नहीं होता, हीरा भी नहीं होता, आयोडीन भी होता और गंधक भी नहीं होता। तो 31 का आंसर हो जाएगा 2, ग्रेफाइट है ना, विद्युत का सुचालक होता है। अब हम 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र CnH2n। तो पहला नंबर ऑप्शन सही है, CnH2n ये हो जाता है आंसर। क्योंकि एन थोड़ा नीचे लिखा जाता है लेकिन इसमें नहीं लिखा गया है। बाकी सब ऑप्शन है जो है CnH2n+2 जो है एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है, और CnH2n माने एल्काइन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा पहला ना, CnH2n। ठीक, अब 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लराज में सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 में अनुपात क्या होता है। तो अम्लराज को एक्वारेजिया भी कहा जाता है, जिसमें HCl 3 भाग होता है, HCl ज़्यादा होता है और HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है वो कम रहता है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, जिसे कहते हैं गंधकाम्ल है ना, नमकाम्ल कहते हैं सॉरी, और HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। ये सोनार के पास रहता है। तो इसका आंसर क्या होता है, 3.3:1 है ना, क्या होता है अनुपात, 3:1। अब हम 34वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है छोटी आंत में पाए जाने वाले अंकुर का क्या कार्य है ना, रसांकुर का क्या कार्य है। तो छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या काम है, वो क्या करता है, अवशोषण करता है, वो अवशोषण करने में मदद करता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर तीसरा हो जाएगा, अवशोषण। छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का काम क्या है, अवशोषण। फिर 36वां नंबर क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है। तो क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊर्जा उसमें जमा रहता है, ये जो कि पौधे को या जंतु के सारे भाग को अंग को पहुंचाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है ना। तो क्रेब्स चक्र की क्रिया ऊर्जा बनाने के लिए किसके लिए कारण हो, कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर 2 है ना।
ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। मनुष्य में भी नहीं पाया जाता है, बिल्ली में भी नहीं पाया जाता है और पक्षियों में भी नहीं पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा आंसर तो गलत है। आंसर क्या होगा? चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है? वृक्क जो है उत्सर्जन के लिए उपयोग किया जाता है, जो मूत्राशय होता है वही। तो वृक्क, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क जो है उत्सर्जन अंग है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर 2, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन नंबर 2। अब हम 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम जो है वो खनिज तथा जल को पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाता है, और फ्लोएम जो है वो भोजन को, पत्ती में जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, वो पूरे शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचाता है, जिसके कारण से पौधा का विकास होता है ना। तो पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन हम क्या लिखेंगे? जाइलम, है ना। पहला नंबर आंसर हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा, है ना। परिवहन मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना, तो आंसर जाइलम हो जाएगा। ठीक, अब हम अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। बाकी जो भी ग्रंथि है, यकृत, लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वो बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ग्रंथि 2 प्रकार के होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा गया है, तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। बाकी जो दिया हुआ है वो बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? थायराइड ग्रंथि। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। घेघा जो है आयोडीन की कमी से होता है ना। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह। 41 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा मधुमेह, है ना। अब हम 42 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ईस्ट, यहाँ पर यह दीर्घिकार ईस्ट होता है, गलती से लिखा गया। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मुकुलन। मुकुलन द्वारा ईस्ट में अलैंगिक जनन होती है ना। ईस्ट में क्या होता है? अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईस्ट में अलैंगिक जनन कौन सी विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन, पहला हो जाएगा। 42 का आंसर पहला हो जाएगा। ठीक, अब हम 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिकता के जनक किससे कहा जाते हैं? किसे कहे जाते हैं? तो आनुवांशिकता के जनक मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने क्या किया था? वो मटर के पौधों का मतलब कि उस पर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने से ये पता चला कि लैंगिक जनन है कि अलैंगिक जनन है, किस तरह का जनन होता है ना, वृद्धि होता है। तो वही ने आनुवांशिकता का खोज किया, इसी कारण से उसे आनुवांशिकता के जनक कहते हैं। ठीक, तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल, है ना। क्या हो जाएगा? मेंडल।
2 नंबर ऑप्शन 43 का। अब हम अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन साहब ने लिखी। इस पुस्तक में पूरे स्पीसीज जाति के उत्पत्ति को बारे में लिखे हैं डार्विन साहब ने। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन साहब का आंसर हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा? तो डार्विन हो जाएगा आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डार्विन, है ना। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है 45 नंबर क्वेश्चन में, लोहे को जंग से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए जो लेपित किया जाता है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, मतलब इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन होता है, उसका हिंदी क्या होता है? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण लिखेंगे, हो जाएगा आंसर। इसका दूसरा नाम यसद लेपन भी है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा गैल्वेनीकरण, है ना। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनीकरण, पहला हो जाएगा आंसर। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 46 नंबर में कह रहा है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो लोहे की रंग होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उसका रंग चमकीला होता है, नीला नहीं होता है, पीला भी नहीं होता है और लाल भी नहीं होता है। जब मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन, मतलब कि वायुमंडल में तो ऑक्सीजन ही रहता है, ऑक्सीजन से तो हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये चमकीला उजला प्रकाश देता है ना। तो जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो वो उसके आग के रंग कैसा होता है? लौ की रंग कैसा होता है? चमकीला उजला। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चमकीला और उजला। ठीक, ऑप्शन नंबर 3, 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, चमकीला और उजला। ठीक, अब हम अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन द्वारा ही इतनी सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है सूर्य के और तारों के। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ नाभिकीय विखंडन वो भी गलत है, और आंसर तो क्या होगा? पहला ही होगा, है ना। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत है क्या? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर पहला आंसर हो जाएगा 47 का। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन में, ब्रायोफिल्म अपने किस भाग से जनन करता है? तो ब्रायोफिल्म पत्ती से जनन करता है। पत्ती से क्या निकलता है? कलिका निकलता है, अन्य सारी कलियाँ होती है, सब पत्ती से ही होता है। तो ब्रायोफिल्म का आंसर पहला हो जाएगा पत्ती, है ना। अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक, तो 49 नंबर क्वेश्चन को क्या आंसर क्या हो जाएगा? निषेचन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा 2, निषेचन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, निषेचन। इस क्वेश्चन में कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, मादा मानव में निषेचन होता है। मादा मानव में निषेचन होता है क्या? फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब होता है एक मादा में, उसी में क्या होता है? निषेचन क्रिया होती है ना। तो 50 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। फैलोपियन नलिका में क्या होता है? मादा मानव का निषेचन होता है, जो फैलोपियन ट्यूब, इसको इंग्लिश में ट्यूब कहते हैं और हिंदी में नलिका कहते हैं। तो मादा मानव में निषेचन होता है किसमें? फैलोपियन नलिका में। तो 50 का आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक, फैलोपियन नलिका में आंसर हो जाएगा। ठीक,
दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बड़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये फल मिल जाए। ठीक, थैंक यू दोस्तों।